हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आपका अपना अखिल सर। ASL फैमिली में आशीष सिंह लेक्चर्स के नाम से आप लोग जानते हैं, अच्छे से बहुत प्यार देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं टॉप 30 क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप जानते हैं धारा वैद्युतिकी के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेई, तीनों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ऐसा प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। तो कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन लेके सभी बच्चे तैयार हो जाइए, क्योंकि साथ में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है, फिजिक्स को फील करना है। कमेंट सेक्शन में आप सभी टाइप कर सकते हैं, फिजिक्स को फील करना है। हैशटैग आप जानते हैं जिद करके साथ, क्योंकि आप जानते हैं जिद है तो जोश और जुनून होगा, और जोश और जुनून के साथ बच्चों जीत हमारी सुनिश्चित है। जो भी चीजों की हम तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से फील करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर है कुछ इस तरह से। विद्युत क्षेत्र ई व धारा घनत्व जे के मध्य संबंध है। केरला पीएमटी 2005, एमपी पीएमटी 2009 और 10 में रिपीटेडली पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते हैं बच्चों। ई आप सभी जानते हैं बच्चों, एक मिनट। आप सभी जानते हैं बच्चों कि E इज इक्वल टू रो जे नाम का ये संबंध होता है बच्चों, किस किस के मध्य? विद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J के मध्य। आप अच्छे से जानते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इससे हमें क्या पता चलता है? E जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है बच्चों? J के। तो आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों? फटाफट से बोलो, आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों? बी ऑप्शन। टिक करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है। यदि उसी धातु के परंतु दोगुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बच्चों बात की गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम जानते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों? आप जानते हैं ना, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? J इज इक्वल टू एन ई वी डी। वी डी क्या है? ये है बच्चों अनुगमन वेग। कौन सा वेग? अनुगमन वेग। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बहुत अच्छे से। अगर हमने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो ऑलमोस्ट सारे सवाल जो कि आने वाले हैं आपके बोर्ड में, नीट में, जेई में, सारे सवाल ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। इस तरह का प्रयास है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, बहुत आराम आराम से समझना है। जे इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? एन ई वी डी। तो यहां से बच्चों आप लोग देख सकते हैं, क्या ये तो अनुगमन वेग है, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। जे क्या होता है बच्चों? जे आप लोग जानते हो बच्चों क्या होता है? धारा घनत्व। क्या होता है बच्चों? धारा घनत्व। धारा मतलब विद्युत धारा की हम लोग बात कर रहे हैं, धारा घनत्व। तो देखिए वीडी जो है, वीडी किसके समानुपाती हो गया बच्चों? जे के समानुपाती। बहुत बढ़िया। अब देखिए दो परिस्थितियां दे रखी है इसमें। पहली परिस्थिति के हिसाब से क्या दे रखा है इन्होंने? धारा आई थी, और दूसरी परिस्थिति के हिसाब से धारा कितनी हो गई? 2I। प्रथम परिस्थिति में क्षेत्रफल अगर मैं A मान लेता हूं तो द्वितीय परिस्थिति में क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 गुना हो गया क्या? तो ध्यान से समझिए, अगर मैं दोनों के लिए अनुगमन वेग लिखूं VD2 और दोनों का अनुपात लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, J2/J1। ध्यान से समझिएगा, J2/J1। और J क्या चीज है? धारा घनत्व, मतलब I2/A2। गौर से समझिए बच्चों, अपॉन यहां पे कितना आ जाएगा? I1/A1। अब यहां पे एक छोटी सी बात है कि I2 का मान क्या रखे सर? I2 का मान देखिए बच्चों, I2 का मान हम लोग रख सकते हैं 2 टाइम्स I1। इधर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स A1। और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? I1/A1। अब इसके बाद तो आप लोग आराम से देख सकते हैं बच्चों, देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, A1 से A1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या? अरे कुछ नहीं बचा, सब तो चला गया। तो यहां से ये पूरी जो कैलकुलेशन हमने की, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? VD2 इज इक्वल टू VD1। सही है क्या? अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग प्रारंभ में कितना दे रखा है? V। तो अब भी कितना हो जाएगा बच्चों?
V हो जाएगा क्या? तो फाइनल आंसर हमारा बच्चों बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एक तार में प्रवाहित, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, नोटबुक पेन लेके साथ में बैठेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा स्पीड अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ध्यान से देखिए, एक तार में प्रवाहित धारा समीकरण I बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5 के अनुसार समय पर निर्भर करती है। तो समय t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित आवेश कितना होगा? देख लेते हैं कितना होगा। I का एक सूत्र हमें पता है बच्चों, क्या होता है? dq/dt। आप सभी जानते हैं इस बात को। और इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि मैं इसको इधर ले जाऊं, तो dq बराबर कितना हो गया बच्चों? I dt। dq क्या है? छोटा सा आवेश, प्रवाहित आवेश। dt क्या है? छोटा सा समय। तो जब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कुल आवेश, कुल प्रभावित आवेश इज इक्वल टू I dt का समाकलन। कोई परेशानी तो नहीं है। I मतलब करंट, विद्युत धारा का समय के सापेक्ष समाकलन क्या हो देता है बच्चों? कुल प्रभावित आवेश का मान हमें देता है। तो I की वैल्यू बता दो फटाफट से, 3t² प्लस 2t प्लस 5। और इसका क्या करना है बच्चों? समाकलन करना है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। कौन सा? निश्चित या अनिश्चित? निश्चित दे दिया ना, समय अंतराल दे दिया ना, 0 से 2 सेकंड, तो कर देते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से, 3t² का समाकलन आप अच्छे से जानते हैं, 3t, t की घात 2 प्लस 1 अपो नीचे क्या आएगा? 2 प्लस 1 प्लस, यहां पे क्या लिखो बेटा? 2 इंटू टी की पावर x की पावर n का समाकलन आप सभी को आता होगा ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो t की पावर कितनी है बेटा? 1 है ना, तो 1 प्लस 1 नीचे कितना जाएगा? 1 प्लस 1, कोई परेशानी तो नहीं है। प्लस 5, यहां पे तो बच्चों t की घात कितनी है? 0, तो t की घात 0 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या लिखो बच्चों? 0 प्लस 1। ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। समाकलन देखते ही घबराना नहीं है, क्योंकि समाकलन और अवकलन के आसान सवाल ही हमसे पूछे जाएंगे। स्पेशली मैं बात करूं अगर बोर्ड और नीट के लेवल पे, तो मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स को फील करते हुए पढ़ो। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा? 0 से लेके 2, ये क्या हो गई? इसकी सीमाएं, निम्न सीमा और उच्च सीमा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आगे यहां पे सोल्व करूं, देखिए ध्यान से तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखो, इज इक्वल टू 3t³ अपॉन 3 प्लस 2t² अपॉन 2 प्लस ये कितना हो गया बच्चों? 5t अपॉन 1। सही है क्या? कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। अब आप जानते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? t³ प्लस t² प्लस 5। पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा, तो 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 प्लस 5 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? 2 माइनस, ये पूरी बात तो हो गई, लेकिन निम्न सीमा जब रखोगे 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 लिख दूं मैं डायरेक्ट इसको, कोई परेशानी नहीं। ये कितना हो गया बच्चों? 8 प्लस 4 प्लस 10। फाइनल उत्तर बताओ मेरे को, 12 और 10 कितना हो गया बच्चों? 22 कूलाम। आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? फटाफट से कमेंट सेक्शन में ताजगी बनाए रखें, सभी को एनर्जी फील होनी चाहिए, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उच्च रहनी चाहिए सभी की, कोई परेशानी नहीं है। देखिए अगला सवाल, देखिए चौथा सवाल। 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध दे रखा बच्चों अपने को 20 ओम, 500 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा 60 ओम, तो किस ताप पर बताओ प्रतिरोध 25 ओम होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं बोलूंगा इस स्लाइड का सबसे बेहतरीन सवाल है ये, 30 क्वेश्चन में से सबसे बेहतरीन सवाल है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। जेई में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, अच्छा सवाल है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं मानता हूं, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या है बच्चों? तार का प्रतिरोध 20 ओम। तो आपने बच्चों एक सूत्र पढ़ा होगा कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का सूत्र क्या होता है बच्चों? आर बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये सभी बच्चों को मेरे हिसाब से पता होगा, और अगर पता नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के हिसाब से तो है ही, लेकिन साथ में आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो इस फॉर्मूले के साथ एक और कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी।
जो कि विशिष्ट प्रतिरोध हम जिसे बोलते हैं, उस विशिष्ट प्रतिरोध की भी ताप पे निर्भरता कुछ इसी तरह से होती है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जो डेटा दे रखा है हमें उसके हिसाब से इसको करने की कोशिश करते हैं कि कौन से ताप पे दे रखा है बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दे रखा है, आर का मान 20 ले लो, और आर नोट हमें नहीं पता, प्रारंभिक प्रतिरोध कोई बात नहीं, 1 प्लस एल्फा, मैंने प्रारंभिक ताप 0 मान लिया और 0 पे प्रतिरोध 0 आर नोट है, ठीक है। तो डेल्टा टी का मान बच्चों कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, कोई परेशानी तो नहीं है। ये हमारी क्या बन गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अगली बार कितना हो गया, 60 हो गया बच्चों, 60 बराबर कितना हो गया, आर नोट 1 प्लस एल्फा, अंदर क्या आएगा, डेल्टा टी का मान कितना हो गया, अब की बार यहाँ पे 500 है ना, तो 500 लिख दो, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों को जब हम सोल्व करते हैं, मतलब क्या करना है बच्चों, 2/1, दोनों को भाग तो दे सकते हैं, कितना आएगा 60/20, मतलब 60/20 बराबर, यहां पे क्या आ गया, आर नोट 1 प्लस 500 एल्फा, नीचे क्या आएगा बच्चों, आर नोट 1 प्लस 20 एल्फा। ध्यान से देखिए, सवाल आसान है, प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट है मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे सभी बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं एश्योर करता हूं इस बात को। देखिए, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया, ये 3 बन गया क्या, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, इसको आगे आप सोल्व करोगे तो 3 टाइम्स ये कितना आ गया, 1 प्लस 20 एल्फा बराबर, इधर क्या आएगा, 1 प्लस 500 एल्फा, कोई परेशानी तो नहीं है। यहां पे सब सोल्व करेंगे बच्चों, 3 प्लस 60 एल्फा बराबर, यहां पे कितना आया, 1 प्लस 500 एल्फा। फर्दर अगर हम सोल्व करें इसको बच्चों, तो देखो कितना आ रहा है, 60 एल्फा, इधर कितना है 500 एल्फा, तो कितना हो गया बच्चों, 440 एल्फा इज इक्वल टू 2, मतलब एल्फा का मान यहां से मिल गया क्या बच्चों, कितना मिला, 1/220। यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, यूनिट वैसे लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, एल्फा डेल्टा टी का के हिसाब से आप यूनिट लिख सकते हैं। हम यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, भी सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए, एल्फा का मान बच्चों हमें मिल गया है, ध्यान से देखिए, क्या मिला है हमें, एल्फा का मान मिला है, लेकिन अभी किसका मान ज्ञात करना है हमें, हमें आर नोट का मान ज्ञात करना है, क्योंकि किसी दूसरे ताप पर प्रतिरोध दिया गया है और वो ताप हमसे पूछा गया है। तो मैं एक बार यहां पर ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एल्फा का मान, एल्फा का मान कौन सी समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं हम, ताकि हम आर नोट का मान निकाल पाए बच्चों, आर नोट का मान निकालेंगे तभी तो आगे कैलकुलेशन हो पाएगी। समीकरण नंबर 1 में अल्फा का मान जब अपन रखेंगे बेटा, तो आर नोट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, 20 बटे नीचे कितना आ रहा है, 1 प्लस 20 बटे 220, 20/220। ध्यान से देखिए बच्चों, जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 220 प्लस 20, 240 हो गया नीचे, 20 नीचे कितना हो गया, 240 गुणा, ये कितना हो गया बच्चों, 220। ध्यान से देखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक जीरो से एक जीरो उड़ गई, यहां पे कितना आ गया हमारा आंसर, देखिए ध्यान से, ये हो गया बच्चों 11 और ये हो गया 12। तो यहां से जब सोल्व करेंगे हम, और ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया बच्चों 6, इसको और सोल्व कर सकते हैं आप लोग, अच्छा डायरेक्ट कर लेते हैं, लंबा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, 5 आ गया बच्चों, ये यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ से, 55/3, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 55/3 को अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इस समीकरण में रखेंगे, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, कौन से ताप का मान ज्ञात करना है, तो आर का मान दे रखा है बच्चों क्या, 25, इस सूत्र के हिसाब से 25 बराबर आर नोट का मान कितना है बच्चों, 55/3, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 1 प्लस एल्फा का मान बताओ फटाफट से, 1/220, ठीक है, डेल्टा टी, बिल्कुल डेल्टा टी लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से समीकरण बनी बच्चों, इसको इधर ले जाओ तो कितना बन गया बच्चों, 75 बराबर 55 गुणा, ध्यान से समझिए कितना आ रहा है यहाँ पे, 220 प्लस डेल्टा टी बटे 220। इसको जब आगे हम लोग बच्चों सोल्व करेंगे तो देखो कितना आता है,
75 गुणा 220, वैसे यहां से कटिंग कर देते हैं, कोई बात नहीं। 75 गुणा 220 बटे 55, ये किसका मान है बच्चों? 220 प्लस डेल्टा टी का मान। देखिए गौर से कि हम 5 से कट कर सकते हैं इसको। ये कितना हो गया? 11 11, ये कितना हो गया? 15। ठीक है चलो, और इसको इधर ले जाकर गुणा कर दे। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो रही है, मैं मानता हूं। तो डायरेक्ट बच्चों मैं आंसर लिखूंगा कैलकुलेशन के बाद में। जो आप इस पूरे को जब सोल्व करोगे बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा टी का जो मान आएगा, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं बच्चों, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कितना हो जाएगा डेल्टा टी का मान? 80 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि हमने इनिशियल टेम्परेचर क्या माना है? 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना आ गया बच्चों? 80 माइनस 0 मतलब 80 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आंसर कौन सा है बच्चों? आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन स्किप की है, आप लोग आराम से कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ताप बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और चालक, चालक का तापमान, चालक के लिए, किसके लिए बच्चों? चालक के लिए तापमान बढ़ाने पर, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल नोटबुक बनाइए अपनी, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखने हैं आपको। और कॉन्सेप्ट क्या है? ये है कॉन्सेप्ट। अर्धचालक के लिए क्या होगा? अर्धचालक के लिए बच्चों काम की बातों की, काम की बातों की नोटबुक बनाओ एक, जिसमें फिजिक्स के चैप्टर वाइज काम की बातें जिन पे आपको फोकस करना है, उनको रिवीजन करके जाना है, रिवाइज करके जाना है एग्जाम से जस्ट 2 घंटे पहले। ठीक है, छोटी छोटी एक एक पेज के होने चाहिए, 15 पेज, 15 चैप्टर खत्म। ठीक है, देखिए अर्धचालक, अर्धचालक के लिए बच्चों क्या होता है? टेम्परेचर, तापमान जब हम बढ़ाते हैं तो आर का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, थ्योरेटिकल बात है, ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं इस पे। कितना होता है? बढ़ता है और घटता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों करेक्ट? सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी ऑप्शन करेक्ट है। AIEEE 2002, MPPT 2007 में पूछा गया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, NCERT बेस्ड है, कोई अलग तरह की बात नहीं है। देखिए, किसी पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% तक खींचा जाता है, तार के नए प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्रम से रहेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, तार के नए प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? पहले तो ये बताओ, आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए, अच्छे से जानते हो। उसी तार के बारे में बात कर रही है, जिस जो तार पहले था उसी को अपनी क्या कर दी? खींच के लंबा कर दिया। एक बात जान लो, जब तार समान है तो उसका आयतन हम लोग क्या मान के चलेंगे? हमेशा समान मान के चलेंगे। और आयतन क्या होगा बच्चों? आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू क्षेत्रफल, L इंटू ए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहां पे बच्चों क्या कर सकते हैं हम? रो दोनों तरफ L से गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ गया? LA, और LA को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग? V लिख सकते हैं क्या? तो यहां से हमारा नया जो फॉर्मूला बन जाएगा, R इज इक्वल टू रो अपॉन वी, जो कि नियत रहेगा और L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? काम की बात क्या है? R किसके प्रोपोर्शनल है? L स्क्वायर के। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम यहां पे बात करूं मैं, दो परिस्थिति दी हुई है। पहले मान लेते हैं आर था, तो पहले प्रारंभिक लंबाई मान लो क्या थी बच्चों? एल थी। अब कितनी हो गई? 1.1 गुणा एल। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, विशिष्ट प्रतिरोध पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या लंबाई बदलने से? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों सिर्फ किस पे निर्भर करेगा? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती है, क्योंकि पदार्थ तो सेम है, तो नियत रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन का तो मिल गया हमें विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों, क्या रहेगा? समान। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए कितने गुना होगा, तो देखो ये ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया, तो आंसर तो वैसे आपको मिल चुका है बच्चों, डी ऑप्शन है। फिर भी कैलकुलेशन पार्ट हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में सोल्व कैसे करना है। R2 अपॉन R1, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? R2 अपॉन R1 बराबर L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। यहां से देखिए कितना होगा बच्चों? L2 इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स L, नीचे क्या है? L। तो क्या ये कैंसिल आउट हो गए बच्चों? बिल्कुल कैंसिल आउट हो गए। कितना आ गया ये? 1.21। तो R2 बराबर कितना आ गया? 1.21 गुना R1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों? आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा? आंसर मिल गया हमें डी। कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7वां सवाल। 0.1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 62.5 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों का बच्चों प्रवाह हो रहा है।
केरला पीटी में पूछा गया सवाल है। धारा प्रवाह का मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? धारा प्रवाह, मतलब धारा का मान निकालना है। बिल्कुल, धारा का मान कैसे निकालोगे आप? आई बराबर क्या होता है बच्चों? आवेश, आवेश का प्रवाह प्रति एकांक समय Q अपॉन टी, और Q को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? एन ई अपॉन टी। वेरी गुड, ये क्या हो गया बच्चों? हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। एन क्या दे रखा है हमें? एन दे रखा है ना कितना? 62.5 गुणा 10⁻18। कोई परेशानी तो नहीं है। गुणा ई का मान आप जानते हैं ना, 1.6 गुणा 10⁻−19, और नीचे समय कितना है? 1 सेकंड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसका क्या करें, इसका क्या करें? कुछ नहीं करना बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दी जाती है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसलिए तो मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या देखते हैं, दिया क्या है, पूछा क्या गया है, उससे रिलेटेड काम करो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना आ गया? कैलकुलेशन करेंगे आप। देखो इसको इससे जब आप गुणा करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 100 गुणा 10⁻18 गुणा 10⁻−19। ये 10⁻−1 आ गया बच्चों इन दोनों गुणा करने से। तो ये कितना हो गया? 10⁻−1 गुणा 100, मतलब ये आंसर कितना आ गया बच्चों? 10 एम्पियर। क्लियर है क्या? कोई परेशानी तो नहीं है? मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों? हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई। बेसिक क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या लगेगा? Q अपॉन टी। Q बराबर क्या होता है बच्चों? एन ई। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल। एनर्जी लेवल मेंटेन रखिए, बिल्कुल धमाकेदार, धुआंधार, समझते हुए, फिजिक्स को फील करते हुए। ठीक है, चित्र में एक कार्बन प्रतिरोध। ओहो, क्या पूछ लिया? कार्बन प्रतिरोध के बारे में बच्चों बात करिए। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं यहां पे, देखिए एक बात बच्चों मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं। कार्बन रजिस्टर या कार्बन प्रतिरोध का ये जो पोर्शन है इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि ज्यादातर इससे सवाल पूछे गए। एक सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी इसमें से काफी ज्यादा है, और ये बहुत आसान है। आसान कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी टेबल आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, फटाफट से मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से। देखिए जरा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सन। देखियो अंग्रेजी में बच्चों मैं बोल रहा हूं क्योंकि याद करने का तरीका वही है। आपको कोई नई चीज पसंद आए तो उस तरह से याद कर सकते हो, लेकिन बी का मतलब क्या होता है बच्चों? मुझे बताओ फटाफट से। एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन, एक होता है ब्लू। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किससे? बी का मतलब क्या है? ब्लैक। और इसका मतलब क्या है? ब्राउन। इसका मतलब तो आप जान गए, रेड हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? ऑरेंज। इसका मतलब क्या है? येलो। इसका मतलब बताइए फटाफट से। ग्रीन भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन को हम लोग पहले लिखते हैं। ये बच्चों क्या हो गया? ब्लू बचा है केवल, तो ब्लू लिख दीजिए। और इधर क्या हो गया ये बच्चों? वॉयलेट। कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या बचा है इधर? ग्रे हो जाएगा क्या? और इधर क्या बचा है? ये हो गया व्हाइट, सफेद। अरे कलर्स के नाम हिंदी में बोलना जरूरी है क्या? आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है बच्चों सोना। क्या है बच्चों? सोना। और ये क्या हो जाएगा? सिल्वर। सिल्वर मतलब अरे चांदी। क्या हो गई? चांदी हो गई। ध्यान से समझिए, टेबल हम लोग बना रहे हैं। टेबल में सबसे पहले मैं पहली स्ट्रिप के बारे में बात करूंगा। ये है हमारा ए, और ये है बी, और ये क्या है? हमारा गुणांक। और ये क्या है? गुणांक। अच्छे से समझ लो, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, गुणांक। और उसके बाद में हम लोग ये टॉलरेंस की बात करते हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं बच्चों? सहनशीलता। सहनशीलता। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों इसको समझने में, आप लोग समझिए, लेकिन इस टेबल को समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से फोड़ दोगे, कोई परेशानी नहीं है। देखिए ए, पहले क्या है? नंबर, संख्या, ए संख्या। फिर दूसरा क्या आएगा? बी संख्या। संख्या मतलब अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर बोलते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद ये आप क्या आएगा बच्चों? मल्टीप्लायर बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? गुणांक या फिर मल्टीप्लायर, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, सहनशीलता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टॉलरेंस। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स मैं आपको बताता चलूंगा साथ में, आप लोग
को ध्यान रहता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर तो अपना हिंदी में आने वाला है। अब देखिए, एक जो बात है वो बात ये है, ये जो टेबल हमने बनाई है, ब्लैक का जो नंबर होता है वो होता है बच्चों 0। क्या होता है बच्चों? 0। कलर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक का नंबर क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। इधर भी 0 होगा, इधर गुणांक कितना हो जाएगा? 10 की घात 0। टॉलरेंस इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ब्राउन के लिए अब 0 से 9 तक की पूरी गिनती लिख दो बच्चों। 1 2 3 4, इधर कितना हो गया? 5, इधर कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया, और इधर कितना हो गया? 7 हो गया, इधर कितना हो गया? 8, इधर हो गया 9, इधर हो गया। अब देखिए ये दो चीज है ना, ये एप्लीकेबल नहीं, ये सिर्फ किसके लिए बच्चों? ये सिर्फ सहनशीलता के लिए है, जिनका मान अपन क्या लिखेंगे बच्चों? ±5%। किसके लिए है ये? सोने के लिए, गोल्ड के लिए। और सिल्वर कलर की अगर लाइन मिलती है हमें, उसको लिखेंगे अपन ±10%। एक और चीज कभी बार पूछ लेते हैं, बोले कोई रंग नहीं हो सर इस लाइन का? कोई रंग नहीं, रंगहीन। रंगहीन में क्या हो जाएगा बच्चों? रंगहीन में हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा बच्चों? ±20%। लेकिन ज्यादातर केस में सोना या चांदी आपको दे रखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते रंगहीन वाले। तो हमको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये जो टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 की घात इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान से समझिए बच्चों, ये एप्लीकेबल नहीं है सारे, कोई इसको छोड़ दो खाली, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से हमने टेबल बना ली, बहुत कम समय लगता है बच्चों टेबल बनाने में, और मेरे हिसाब से आप टेबल बना के क्वेश्चन करें तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए। याद रखने का तरीका ज्यादातर बच्चों की नोटबुक में लिखा हुआ होगा, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझ लेते हैं, बहुत आसान है बच्चों। देखो ए में सफेद दे रखा है ना, तो सफेद का कोड बताइए। 9 है तो 9, इसका मतलब कितना हो गया बच्चों? 9। और दूसरा कौन सा है? बी। बी में क्या दे रखा है? भूरा दे रखा है बच्चों। भूरा मतलब ब्राउन हो गया क्या? ब्राउन का बताओ कोड मेरे को। ब्राउन का हो गया बच्चों, ये 1 हो गया क्या? भूरा का मतलब ब्राउन, और ब्राउन का मतलब 1 हो गया, कोई परेशानी नहीं है। गुणा, मल्टीप्लायर कितना है? मल्टीप्लायर कितना है? मल्टीप्लायर कौन सा है? लाल है, तो लाल में क्या करेंगे बच्चों? 10 की घात 2 से गुणा करो, बिल्कुल सही है। प्लस माइनस, इधर कितना आएगा? रजत। रजत मतलब बेटा चांदी, सिल्वर। कितना आ गया? +-10% आ गया क्या बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां पे और लिख दूं मैं एक बार। कितना हो गया? 91, या इसको क्या लिखेंगे? 9.1 इंटू 10 की घात 2 ±10%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? यही आ गया क्या? देखो ध्यान से, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया क्या? आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया बच्चों अपना डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा समय लगा लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन। चालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्यों बढ़ता है बच्चों? चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का बच्चों जब हम ताप बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं, थ्योरेटिकली पहले, ताप बढ़ाने से क्या होगा बच्चों? टक्करें बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? टक्करें बढ़ गई। और टक्करें अगर बढ़ गई तो ज्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे ना, और ज्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे तो दो टक्करों के बीच में लगा हुआ समय, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? श्रांतिकाल के नाम से जानते हैं। तो श्रांतिकाल क्या हो जाएगा बच्चों? श्रांतिकाल क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। और श्रांतिकाल कम होने की वजह से क्या? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टाउ बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और प्रतिरोधकता बढ़ने की वजह से प्रतिरोध मतलब आर, इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मान भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को जब फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझो ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? कौन सा आ गया आंसर? शांतिकाल क्या कर रहा है बच्चों? घट रहा है ना, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? डी ऑप्शन करेक्ट है अपना। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वां सवाल। किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले धात्विक चालक से स्थायी धारा बहती है तो चालक की लंबाई के अनुदिश क्या स्थिर रहेगा? कोई भी असमान परिच्छेद वाला कोई चालक है, पता नहीं किस तरह का डिजाइन है, और देखो ये कोई चालक तार है, ठीक है बच्चों, और इसमें क्या हो रहा है? धारा बह रही है। तो एक बात तो पता बच्चों, देखो स्थायी धारा दे रखी, क्या दे रखे बच्चों? स्थायी धारा।
स्थायी धारा दे रखी है। एक बात बताइए, पाइप कोई ले हम जो कि नॉन यूनिफॉर्म असमान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जिसका, तो जितना पानी हम इंसर्ट करेंगे उतना ही पानी तो बाहर आएगा। तो जितनी धारा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें घुसेंगे उतने ही तो बच्चों बाहर आएंगे। तो समान क्या रहेगा, आई क्या रहेगी बच्चों, हमेशा समान रहेगी। और आप जानते हैं अनुगमन वेग क्या होता है, वो तो एरिया पे निर्भर करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, सिर्फ धारा। आंसर क्या हो गया, डी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल था। संयोजक तारों के लिए होना चाहिए। संयोजक तार क्या होते हैं, जो सर्किट में हम लोग यूज करते हैं ना, अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए, अलग अलग डिवाइसेज को जोड़ने के लिए, वो क्या होते हैं, हमारे संयोजन तार। तो संयोजन तार का प्रतिरोध आइडियली क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। आइडियली तो जीरो होना चाहिए, लेकिन हम जीरो नहीं कर सकते। तो अपने को क्या चाहिए बच्चों, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो आर की वैल्यू कम करने के लिए, आर की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। तो एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा, मतलब मोटाई ज्यादा होनी चाहिए। मोटाई ज्यादा मतलब व्यास क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। तो व्यास तो ज्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो व्यास ज्यादा और प्रतिरोध क्या हो गया, कम। तो कौन सा ऑप्शन टिक करें, आंसर नंबर क्या हो गया बच्चों, ए ऑप्शन पे टिक कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला सवाल देखो बच्चों, ये पीएमटी का पूछा गया सवाल है। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, हो सकता है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट, तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो किसी बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। सवाल बहुत आसान है बच्चों, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है कि फॉर्मूला वही यूज करेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन टी। और Q का मान कितना होता है, NE अपॉन टी। इसी तरह से हमें ध्यान में रखना है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, उनकी वैल्यू पुट कर दो। I दे रखा है बच्चों अपने को, कितना दे रखा है, I की वैल्यू दे रखी है ना 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, बराबर N की वैल्यू तो निकालनी है, गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। नीचे क्या आएगा, 1 सेकंड, मतलब एक आ गया क्या। तो देखो कितना आंसर आ गया, एन का मान बच्चों कितना आ गया, 10 की घात माइनस 3 अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और इस तरह से चीजों को अगर हम आगे लेके जाएं तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं 10/1.6, क्योंकि मैंने 10 को बाहर लिया है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी पावर में, 10 की घात माइनस 4 गुणा नीचे कितना था, 10 की घात माइनस 19। इसको आप सोल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 6.25 गुणा 10 की घात माइनस 4 प्लस 19 कितना आ गया, प्लस 15 आ गया। क्या मतलब आंसर कौन सा टिक करोगे, आंसर कौन सा टिक करोगे बच्चों, बी ऑप्शन टिक करोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 13वां सवाल देखिए, फटाफट से खत्म करना है इसको, क्यों, टाइम इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तीन तारों के द्रव्यमान समझना भी है, ठीक है। तीन तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है, उनकी लंबाई या क्रम से 5:3:1 के अनुपात में है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात। मुझे एक बात बताइए, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ध्यान से समझिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे दूसरे तरीके से लिखा था, रो एल स्क्वायर अपॉन वी। कोई परेशानी नहीं है। और वी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी वॉल्यूम आयतन, उसको घनत्व और द्रव्यमान के पदों में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखिए, रो एल स्क्वायर अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो घनत्व डी बराबर क्या होता है बच्चों, एम अपॉन वी। तो वी का मान कितना हो गया, एम अपॉन डी। और इसी वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं क्या, बिल्कुल पुट कर दीजिए, कितना आ गया बच्चों, एम अपॉन ये कितना है बच्चों, ये डेंसिटी है ना डी, तो एम अपॉन क्या आ गया बच्चों, डी आ गया क्या। तो ये पूरी जो वैल्यू है ये तो नियत हो जाएगी बच्चों, ये क्या हो गई, नियत हो गई। तो हम एक अलग तरह से लिख सकते हैं इसको, आर जो है वो समानुपाती है बच्चों किसके, एल स्क्वायर अपॉन एम के। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने निकाला है, रटना नहीं है, समझा है हमने, खुद ने डिराइव किया है, कोई परेशानी इस क्वेश्चन के लिए है सिर्फ। देखिए कितना हो गया यहाँ पे रिलेशन, R1 R2 R3 का अनुपात निकालना है ना, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। देखिए ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखो बच्चों क्या निकाल रहे हैं हम लोग, R1 R2 और R3 का अनुपात, और तीनों का अनुपात निकालने के लिए अपन क्या लगाएं,
तीनों के लंबाइयों का अनुपात कितना है? लंबाइयों का अनुपात 5, 3 और 1। तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अपॉन नीचे किससे डिवाइड करना है? इनके द्रव्यमानों के अनुपात से। तो 1 आ गया, इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया बच्चों 5। बहुत आराम से समझना है। क्या किया मैंने? L की जगह L1, L2, L3 और तीनों का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो कितना आ गया बच्चों यहां से? 25। ठीक है। यहाँ पे कितना आया? 25/1। यहाँ पे कितना आया? 9/3। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना आया? 1/5। जब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, सोल्व कैसे करें? आप जानते हैं हमें एलसीएम लेना पड़ता है इसको आगे सोल्व करने के लिए। नीचे एलसीएम आएगा 15, कोई परेशानी नहीं है। जब एलसीएम हमारा 15 आएगा तो कितना आएगा बच्चों? यहां से देखो 25 गुणा, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों 15 से गुणा कर देते हैं। देखो तीनों तरफ 9 गुणा 15/3, इधर कितना आ गया? 1 गुणा 15/5। तो 5 × 15, 3 पंजो 15। अरे बिल्कुल हिंदी माध्यम के छात्र है तो इसी तरह की गणनाएं होती है। 25 × 15 आप करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? यहां से देखो ये 9 गुणा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, इसको 3 से काट देते हैं बच्चों। देखो थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। इरेजर कितना हो गया? इसको हटाओ, देखो ध्यान से। तो इस यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे बच्चों आ गया 1, और 3 से जब भाग दोगे तो ये आ गया बेटा 15, और 3 से इधर भाग दोगे तो 5, 25 पंजो 125। तो फाइनल उत्तर जो मिला हमें 125, 15, 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर डी हो गया। क्या आपको समझ में आया? बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था। थोड़ा सा अलग तरह से सोल्व करना था, इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से इसे डाला गया है। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, 14वां सवाल। आपको पोटें वी दे रखा है बच्चों, कितना है वी की वैल्यू? 100 ± 0.5 वोल्ट। धारा दे रखी है कितनी? 10 ± 0.2 एम्पियर। प्रतिरोध का मान, पहले तो आर नोट की वैल्यू बताओ। वी नोट अपॉन आई नोट कितनी हो गई? वी नोट की वैल्यू कितनी है? 100। आई नोट की वैल्यू कितनी है? 10। कितना हो गया बच्चों? 10 ओम। यहां पे आर नोट निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है? ये क्या है बच्चों? त्रुटि है क्या? ये क्या है बच्चों? त्रुटि। ठीक है, किसमें? वोल्टेज में, वी में त्रुटि। और इधर क्या है क्या? ये क्या है बच्चों? आई में त्रुटि। तो त्रुटि के साथ हमें आंसर देना पड़ेगा। आपने मात्रक और विमाएं चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे हमने एरर्स, त्रुटियों का संयोजन, वो भी पढ़ा है। तो त्रुटियों का संयोजन हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? यहां से ही हम लोग डिराइव कर सकते हैं। डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। वेरी गुड। डेल्टा आर की मान हमें निकालना है। आर का मान बच्चों निकाला हुआ कितना है? 10। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा वी का मान 0.5, और वी का मान बताइए फटाफट से। 100 हो गया, प्लस डेल्टा आई का मान बताइए 0.2, और नीचे कितना आएगा बच्चों? 10 आ गया। कोई परेशानी नहीं है। तो डेल्टा आर का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसको 10 को इधर ले जाओ, तो 10 गुणा 0.5/100, और इसको दोनों तरफ 10 से गुणा कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया 2। तो ध्यान से देखिए कितना आ गया बच्चों? 10 गुणा 2.5/100। ठीक है क्या? तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। कितना आ गया? ये 1/4 आ गया क्या? या फिर 0.25 अपन लिख सकते हैं बच्चों। ये क्या है? ये डेल्टा आर का मान है। किसका मान है बच्चों? डेल्टा आर का मान। इन दोनों को अलग अलग हमने सोल्व किया है। अब करना क्या है? फाइनल आंसर बताइए। आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस माइनस डेल्टा आर। आंसर बताइए। 10 प्लस माइनस डेल्टा आर का मान कितना है बच्चों? 0.525 ओम। आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल अच्छा है बच्चों, बिल्कुल सवाल बढ़िया है। कई बार बच्चे इसका आंसर ए ऑप्शन लगा देते हैं कि बोले एरर तो थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो सकती है। नहीं बच्चों, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 15वां सवाल। 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोधक पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय अंकित किए जाते हैं। वर्ण कोड का क्रम होगा। अरे अभी तो देखा था, पिछली स्लाइड में देख लो। 40, पहले इसको लिख लेते हैं अपन। 47 प्लस माइनस 4.7 क्या है? किलो ओम। इसका मतलब बताइए। ये तो 10% हो गया ना बच्चों। 47 का 10% कितना है? 4.7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 4.7 गुणा
10⁴ प्लस माइनस 10%। अरे समझ गए क्या? अब देखिए ध्यान से, इसको जब हमने इस तरह से लिखा है तो पिछली वाली जो स्लाइड थी ना हमारी, उसी में से देखो कलर कोड कितना है। चलो वापस लिख लेते हैं इधर फटाफट से। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गुड सन। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है 4, तो ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7, अपना काम हो जाएगा, इससे ज्यादा है नहीं यहाँ पे। और ये क्या है बच्चों, ये +-5% और ये क्या है +-10%। देखिए सबसे लास्ट में क्या आएगा बच्चों, सिल्वर आएगा क्या? सिल्वर मतलब चांदी जैसा रंग, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई होना चाहिए। और देखिए चेक करो यहाँ से 4 7, 4 का मतलब क्या हो गया, येलो हो गया क्या? येलो मतलब सबसे पहला रंग कौन सा आएगा इसके हिसाब से, इसका मतलब हो गया बेटा पीला रंग। कौन सा रंग? पीला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। वैसे तो फिर भी मैं बता देता हूं आपको, 7 के हिसाब से क्या आएगा, वोयलेंट मतलब बैंगनी रंग। और 10⁴ वापस से कौन सा आ गया, चौथा कलर कौन सा है बच्चों, कहाँ गया 4.7 बैंगनी आ गया ना, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। हाँ बिल्कुल बेटा गड़बड़ कर दी। देखो ये कितना है, ये 47 गुणा 10⁻, कितना है, ये 3 है बेटा। कोई बात नहीं, चलो 47 गुणा 10⁻³ किया था ना, तो 3 के हिसाब से क्या आना चाहिए, 3 के हिसाब से क्या आएगा बच्चों, ऑरेंज आएगा। ऑरेंज मतलब क्या होता है, ऑरेंज को क्या बोलते हैं अपन, नारंगी रंग। अरे नारंगी खाइए ना, वही तो नारंगी है ये। और ये कितना हो गया, ये तो चांदी जैसा रंग है तेरा। देखो ध्यान से, तो पीला बैंगनी नारंगी चांदी, पीला बैंगनी नारंगी चांदी। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, 16वां सवाल, नीट 2018 में पूछा गया सवाल था, पिछली बार डिस्कस किया हमने। देखिए फटाफट से 16वां सवाल आपके सामने प्रदर्शित चित्र में 2 किलो ओम प्रतिरोध, बहुत आसान सवाल है। अब ये रेजिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं बच्चों, तुल्यांक प्रतिरोध वाले जो सवाल है बड़े ही आसान होते हैं। देखिए फटाफट से, कहां से निकालना है, इस वाले से निकालना है ना आपको। कोई बात नहीं, पहले तो क्या निकालना है, तुल्यांक प्रतिरोध। 4 और 2 6 हो गए बेटा, 6 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं इसको। ध्यान से देखिए, ये हो गया बच्चों, ये हो गया 6, और फिर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए इरेजर। देखो बच्चों, ये 6 है ना, 6 किलो ओम, और ये 4 और 2 6 हो गए, और 6 और 3 जब पैरेलल में होते हैं तो 6/3, अर्थात ये कितना हो गया 6/3 मतलब 2 ओम हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2 किलो ओम है एक्चुअली, ठीक है। तो ये 2 है, ये 6 है, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 2 कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए क्या, 8 टोटल। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 किलो ओम। कोई परेशानी नहीं है। तो क्या हम करंट का मान निकाल सकते हैं, यहां से कितनी करंट बह रही है, ये कितना दे रखा है आपको 72 वोल्ट। तो आई का मान कितना हो जाएगा, 72 वोल्ट अपॉन 8, कितना हो गया 8 किलो ओम, 8 किलो ओम। तो ये हो गया बच्चों 9 मिली एम्पियर। कितना हो गया, 9 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही है बेटा, 9 मिली एम्पियर, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है ना बेटा यहाँ पे। अब देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा है बच्चों कितना 6, और ये पूरा कितना है 3। तो देखो बच्चों, जब करंट को ये मान लेते हैं I1, ये है I2, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पे 1/R। तो I2 का मान कैसे निकालेंगे, आर I1 निकालना, सॉरी अपने को क्या निकालना बच्चों, I1 निकालना है। तो I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 का मान कितना हो गया, देखिए I1 का मान कितना हो गया बच्चों, I1 बराबर R2/R1 + R2। अनुपातों का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, आप लोग करना सीख लीजिए। काफी बच्चे करते हैं ऑलरेडी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए ये कितना हो गया, कुल आई, कुल धारा कितनी है, R2 का मान बताओ मेरे को, 3/3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 6 इंटू ये कितना है, ये कितना है बच्चों, कुल है 9। तो कितना आ गया 1/3 गुणा 9 मतलब 3 मिली एम्पियर आ गया क्या बच्चों आंसर। मतलब आप सभी को ये चीज समझ में आ चुकी है कि आंसर क्या होगा, आंसर ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया बच्चों
करेक्ट हो गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 16 सवाल बच्चों हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17वां सवाल हमारा, और देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। किस किस के मध्य आपको निकालना है? ए और बी बिंदु के मध्य क्या निकालना है बच्चों? प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। स्पीड थोड़ी मेंटेन रखेंगे क्योंकि कम समय में ज्यादा इफेक्टिवली हमें पढ़ना है। तो किसी बच्चे को अगर ऐसा लगे सर स्पीड कम ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए इधर ए और बी बिंदु के मध्य क्या निकालना है बच्चों? प्रभावी प्रतिरोध का मान बताना है। सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए ए और बी, ये वाला बिंदु कौन सा है बच्चों? कौन सा बिंदु है बच्चों? ये बिंदु है ए है आपका, और ये वाला बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु कौन सा है बच्चों? बी। तो देखिए प्रभावी प्रतिरोध कैसे निकालेंगे ए और बी के मध्य में? पहले तो देखिए ए और बी के बीच में जब हम निकालेंगे, थोड़ा सा अच्छे से इस डायग्राम को बना लेते हैं वापस से। पहले बनाओ बच्चों ए बिंदु, ये बना लिया बच्चों ए बिंदु। दूसरा बिंदु बनाओ बी, ये बना लिया हमने बी बिंदु। देखिए ध्यान से, ए से बी तक पहले कौन सा प्रतिरोध जा रहा है? ए से बी तक एक प्रतिरोध को भेज दो, जिसका मान कितना है बच्चों? 3 ओम। कितना है? 3 ओम। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी से एक बिंदु कहां निकल रहा है? सी की तरफ। एक बिंदु कहां जा रहा है? बी से सी की तरफ। तो बी से एक हमने निकाला बच्चों सी की तरफ। देख लिए ध्यान से, ये कौन सा बिंदु है? कोई सी बिंदु है। चलो कोई बात नहीं, सी बिंदु और कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? 3 ओम। कोई परेशानी नहीं है। टी से देखो कौन सा बिंदु जा रहा है? डी। टी से एक बिंदु कहां जा रहा है? डी, और डी वापस आके कहां मिल रहा है? ए। तो ए और सी के बीच का कोई बिंदु होगा बच्चों डी। देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। देखिए बच्चों, ए से ये कोई आ रहा है किसके लिए? डी बिंदु के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बिंदु क्या हो गया बच्चों? डी बिंदु। और डी से एक प्रतिरोध किस में जुड़ा हुआ है? सी से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों हमने क्या किया? डी से सी को जोड़ दिया। और कितने ओम है? ये भी 3 ओम है, ये भी 3 है। सारे 3 नहीं, बीच में एक 6 भी है। तो ए से सी को जोड़ना पड़ेगा बच्चों। ए से क्या किया हमने? सी को जोड़ा। ए से जब हम सी को जोड़ेंगे तो एक दूसरा प्रतिरोध लेना पड़ेगा बच्चों। ध्यान से देखिए, ये हमने क्या किया? दूसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया। ये कितना है बच्चों? 6 ओम। देखिए इसको थोड़ा और आसान तरीके से अगर मैं बनाऊं तो देखिए बच्चों कैसे बनेगा। ये दोनों किस में हैं? ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो सीधे तरीके से जोड़ दो ना। 3 और 3 बच्चों कितने हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हम लोग सीधे तौर पे जोड़ देते। 3 और 3 3 कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे देखिए ए, और यहाँ पे कितना है? ये हो गया बच्चों 6 ओम। ठीक है, और 6 और 6 किस में है? ये समांतर क्रम में हो गए बच्चों। 6 ओम दोनों किस में? समांतर क्रम में। और इनके साथ में, इनके समांतर क्रम संयोजन के साथ में एक दूसरा प्रतिरोध है 3 ओम का, जो इनके साथ किसमें हो गया? श्रेणी क्रम में। और ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम, पूरा जो तंत्र है प्रतिरोधों का, निकाय है, उसके साथ एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 3 ओम का। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कितना हो गया बच्चों? ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। 6 और 6 दोनों समान प्रतिरोध है ना? समान प्रतिरोध जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आर बाई एन होता है। याद रखना इस बात को। तो 6 अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया ना बेटा? कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहां से कितना आएगा बच्चों? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, कितना आएगा यहां से? 6 और 6 कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। 3 पहले, फिर उसके साथ में क्या कनेक्टेड है? वापस 3 कनेक्टेड है। और इन 3 और 3 का संयोजन यहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक समांतर क्रम संयोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दबाजी नहीं दिखानी है। कौन से सवालों में? जब हमें तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना हो, बहुत अच्छे से प्रोसेस को करो। सबसे पहले क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करो, अपने हिसाब से इसका डायग्राम बनाओ, जहां पे जिन दो बिंदुओं के मध्य आपको प्रतिरोध बच्चों ज्ञात करना है, उन दोनों बिंदुओं को दिखाओ पहले यहाँ पे। और उसके बाद में इस तरह की कनेक्टिविटी को और थोड़ा सा सिंपल तरीके से अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो, ताकि आप ये देख पाए कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी में है, कौन सा प्रतिरोध समांतर। श्रेणी मतलब सीरीज, समांतर मतलब पैरेलल। थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है, इंग्लिश की टर्म्स भी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 3 बच्चों कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए। और वापस 6 और 3 किसमें है? 6 और 3 बच्चों किसमें है? वापस से देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया? 6, ये तो हो गया बच्चों 6,
और ये क्या है 3। बहुत छोटा हो गया क्या डायग्राम, लेकिन इतने की जरूरत है। देखिए ध्यान से ए और बी, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 3 तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 तो ये हो गया अपना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई बच्चों 6/3। मतलब आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा 2 ओम। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या हमारा आंसर दिख रहा है आपको 2 ओम, बिल्कुल आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट से इस चीज को, जिन बच्चों को समझ में आ गया फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, और कोई बात समझ में नहीं आती है तो भी बताना, ताकि हम और अच्छा कर पाए। ठीक है, फिजिक्स को फील करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 3 प्रतिरोधों प्रत्येक 4 ओम को चित्रानुसार समूहित किया गया है, समूह बनाया गया है। प्रत्येक बिंदु डी प्रतिरोध को 2 समान अर्धकों में विभाजित करता है। बिंदु ए और डी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है बच्चों। इंपॉर्टेंट बात है, देखो वीआईटी में पूछा गया है, केरला पीएमटी में पूछा गया है। चीजें देखो बच्चों रिपीट होती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। ध्यान से समझते हैं इस चीज को कि क्या है इनका मतलब। पहले तो बताओ ए और डी के मध्य पूछा है ना बेटा, तो ए को उल्टा करके इधर बना देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखेगा अपने को डायग्राम। देखो बच्चों थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये है ए पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया ए। को हमने घुमा के ऐसे लिख दिया, चलेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा बिंदु है बी, और ये वाला कौन सा बिंदु है, ये हो गया बच्चों सी, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से देखिए मैंने कुछ चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज क्या किया है, दिख रहा है आप लोगों को चेंज, कुछ चेंज दिखा क्या, कितने बच्चों को चेंज दिखा। देखो ए और डी, इसको मैंने उल्टा करके ऐसे लिख दिया, और 4 ओम को 2 अर्धकों में विभाजित कर रहा है ना, तो 4 4 के 2 नहीं है, 2 2 के 2 मिलके 4 बनेंगे ना, तो ये 2 और ये 2, ध्यान से समझिए। ये तो 4 पहले से है, ये भी 4 पहले से। ओम मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को पता है 4 ओम 2 ओम इस तरह से। ओम क्या है, हमारा मात्रक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ए और डी के मध्य, क्या आपको सवाल चमका, क्या करेंगे अब, क्या आपको ये दिख रहा है 4 और 2 कौन से क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में। कौन से क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम में। 4 और 2 मिलके क्या बन गया बच्चों, क्या ये 6 ओम बन गया। और यहां पे क्या है, ये कोई ए बिंदु है, और ये वाला बिंदु क्या है बच्चों, डी बिंदु है। ध्यान से समझिए, क्या ये भी 6 ओम बन जाएगा। ये कितना हो गया 6, 4 + 2 ये कितना हो गया 6। ध्यान से देखिए इस बात को, देखो बच्चा ये कितना हो गया, ये 6 हो गया ना, और ये वाले कितने हो गए दोनों मिलके, ये भी 6 हो गया। तो 6 और 6 के 2 प्रतिरोध कौन से समान संयोजन में है, समांतर क्रम संयोजन में। तो आंसर बताओ फटाफट से, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 6/2। ये क्या निकाला हमने, आर इक्विवेलेंट। आंसर बताओ फटाफट से, 3 ओम आंसर हो गया क्या, कौन सा ऑप्शन पे टिक करें, सी ऑप्शन पे टिक करें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर क्या हो गया सी। कोई परेशानी हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर इक्विवेलेंट का एक क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप समझिए, आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो सी इक्विवेलेंट निकालने में, सी इक्विवेलेंट पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। कैपेसिटेंस, तुल्यांकी धारिता, लास्ट लेक्चर में पढ़ा तो था। 40 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने इस पे, कोई परेशानी नहीं है। देखिए आर इक्विवेलेंट निकालना सीख गए तो उसकी रिवर्स प्रोसेस होती है श्रेणी और समांतर में, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आइए, अरे मुस्कान बनाए रखें, परेशान नहीं होना, बस थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 2 तार जिनकी लंबाई आपको दे रखी है बच्चों, कौन से क्रम संयोजन में दे रखा है, देखो फटाफट से, कौन से क्रम संयोजन में दे रखा है, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में दिए गए। के सेट और गुज सेट दोनों में पूछा गया सवाल है। देखो बच्चों रिपीट होते रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चंस कभी भी रिपीट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके कुछ चुनिंदा ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनकी अलग अलग एग्जाम से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे समझ में आ जाते हैं, तो आप इस बात को मान के चलिए किसी भी एग्जाम में, बोर्ड है, नीट है या जेईई, आपको फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है। देखिए इधर वापस से, 2 तार जिनकी लंबाई और व्यास समान है, ठीक है सर। और क्या दे रखा, प्रतिरोधकताएं दे रखी है बच्चों अलग अलग, रो 1 एंड रो 2, एक दूसरे से कौन से क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में। कौन से क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम में।
तो इनका समतुल्य प्रतिरोध बताना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्रतिरोधों की जगह एक समतुल्य प्रतिरोध नहीं बेटा, प्रतिरोधकता ही है एक्चुअली। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए इसमें आप, मैं चेंज करके लिख देता हूं थोड़ा सा। इसकी जगह क्या आएगा? प्रतिरोधकता। या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये तो हो गया गलत। सही क्या है? प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये हमसे क्या किया गया, पूछा गया है बच्चों, है ना। समतुल्य प्रतिरोधकता मतलब क्या पूछी गई? रो इक्विवेलेंट पूछा गया है। एक बात बताइए, इसकी लंबाई बताओ बेटा। एल, सफेद करो इसको। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? एल। इसकी भी लंबाई कितनी है? एल। तो जब हम इसका समतुल्य निकालेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? एल और एल दोनों को हमने जोड़ दिया, तो उसकी जगह दूसरा रखेंगे ना, तो लंबाई कितनी होगी बच्चों इसकी? 2L हो गई। इसका एरिया कितना है बच्चों? एरिया है ए मान लेते हैं। व्यास समान है ना, तो व्यास समान है तो क्या क्षेत्रफल भी समान हो? व्यास समान है तो त्रिज्या समान होगी, और त्रिज्या समान है तो पाई आर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल होता है ना, सर्कुलर होता है ना, वृत्ताकार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सेम हो गया, यहां पे भी एरिया तो बच्चों सेम ही रहेगा। सीरीज में जोड़ रहे हैं ना, समांतर में जोड़ते तो क्या होता? एरिया डबल हो जाता, लंबाई समान होती। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्वेश्चन तो करेंगे, क्वेश्चन तो सारे करने ही वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े संयोजन की समतुल्य प्रतिरोधकता, इसकी कितनी है बच्चों? रो 1। इसकी कितनी है? रो 2। अपने को क्या निकालनी है? रो इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं है। एक सूत्र हम सभी को पता है, ध्यान से देखिए सूत्र क्या है। देखो बच्चों, सूत्र क्या है? सूत्र हमें पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आर इक्विवेलेंट होता है बच्चों, कितना होता है? फटाफट से बताओ। R1 प्लस R2। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर इक्विवेलेंट का मान हम लोग इसके टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। रो इक्विवेलेंट इंटू क्या लिखूं मैं? लंबाई लिखूं ना, रो एल अपॉन ए। आर का मान बताओ बच्चों। आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो यहां से हमने क्या लिखा? ये रो इक्विवेलेंट इंटू, यहां पे क्या आएगा बच्चों? 2L अपॉन ए आ गया क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। R1 की वैल्यू इसी तरह से लिख सकते हैं। यहां पे क्या है? रो 1 है क्या, इंटू एल। 1 की जगह क्या आएगा? एल आ जाएगा, सिंपल ए आ जाएगा, प्लस यहां पे क्या आएगा बच्चों? रो 2L अपॉन ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से बच्चों। देखो, एल से ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। अरे आंसर आ चुका है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। कोई परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बता दो फटाफट से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। आंसर क्या हो गया? अरे बताइए, क्या बी आंसर सही है? बिल्कुल, आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। के सेट 2015 का ये सवाल है, और सवाल में क्या पूछा गया बच्चों? 3 प्रतिरोध दे रखे हैं आपको, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। जब इनमें सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाएगा तो इनमें प्रवाहित धाराओं का अनुपात क्या होगा? बड़ा ही आसान सवाल है, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्या होगा समांतर क्रम संयोजन में। डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं आपके सामने। ये है बच्चों 2, और ये है बच्चों 3, और ये है तीसरा प्रतिरोध जो कि हमने जोड़ा है समांतर क्रम में, वो है 4। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए प्रवाहित धाराओं का अनुपात, आप जानते हैं यहाँ पे सभी के मध्य जो विभवांतर भी मान लेते हैं तो वो तो समान ही रहेगा। ये है बच्चों I1, ये है बच्चों I2, और ये है I3। तो हमसे पूछा क्या गया है वो थोड़ा समझने की कोशिश करें हम लोग। क्या पूछा गया है? I1 अनुपात I2 अनुपात I3 कितना होगा? कुछ बच्चे समझ चुके हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? आप जानते हैं जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो कुल धारा बढ़ जाती है किसके अनुपात में? प्रतिरोधों के विपरीत अनुपात में। मतलब क्या हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट है? चूंकि हमें पता है कि I किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/R के, तो यहां पे क्या लिखेंगे?
1/R1 मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, नीचे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/2 अनुपात 12/3। अनुपात आप लोगों का फेवरेट है? हाँ, अनुपात का बच्चों बहुत जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में, बहुत चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा और अच्छे तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये तो चीज बहुत आसान है, लेकिन कहां कहां यूज करेंगे मैं आपको बताता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखिए फटाफट से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 6 4 और 3। क्या हमारा आंसर ए हो गया क्या? बिल्कुल सही जवाब, कोई परेशानी नहीं है। कैसे देखा हमने, यहां से तो देखा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिखाए गए प्रतिरोधों का विन्यास में बिंदुओं ए और बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध है। देखो बच्चों, कौन 3 बार पूछा गया ये सवाल, एमपीपीएमटी, आरपीईटी, यूपीसी, यूपीएससीएटी, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। और इस क्वेश्चन को अलग तरह से तो ना जाने कितनी बार पूछा गया होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, निकालना क्या है बच्चों, ए और बी के मध्य। सवाल थोड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें आपने पढ़ा होगा एक कौन सा ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। कितने बच्चों ने नाम सुना है व्हीट स्टोन ब्रिज का? जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, जानना भी चाहिए। व्हीट स्टोन ब्रिज कौन सा ब्रिज बच्चों? व्हीट स्टोन ब्रिज, कॉन्सेप्ट समझ लो, व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु, क्या बोलते हैं बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज या फिर सेतु। और व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज का? देख लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो, अगर कोई आपको कुछ इस तरह से प्रतिरोध दे रखे हो, ये है बच्चों R1, ये है R2, ये है R3 और ये है बच्चों R4। और यहां से कुछ इस तरह से कनेक्शन है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, कई बार यहां पे प्रतिरोध भी दे देते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, बैलेंस कंडीशन, संतुलन अवस्था। यदि यहां पे जो करंट है वो कितनी है, IG। यदि IG बराबर बच्चों 0 हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सी अवस्था, संतुलन अवस्था। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि ये दोनों बिंदु समान विभव पर होंगे। और इन दोनों बिंदुओं के समान विभव पर होने से हमें क्या फायदा होगा, अगर यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध बच्चों आ जाता है तो क्या करेंगे, हम सीधे उसको हटा देंगे। क्यों? जब धारा बह नहीं रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब तुल्यांक प्रतिरोध हमें निकालना होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। और संतुलन अवस्था में एक बात और होती है, क्या, हमेशा R1/R2 का मान R3/R4 के बराबर होगा। देखिए ध्यान से, ये हमेशा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही काम की बात है। जिस चीज को हमें समझना है बच्चों वो ये है कि अगर इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो हम इससे करंट को 0 मानेंगे। और इस बात का फायदा यह है कि यहां पर लगने वाले सारे प्रतिरोधों को या फिर संधारित्रों को भी हटाया जा सकता है। तो फटाफट से इसका एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, किस तरह से हम इसको काम में ले रहे हैं बच्चों। देखिए देखिए फटाफट से क्या है बात, यहाँ पे बात यह है कि बात यह है कि यहां पे देखिए, केवल इस वाले पार्ट को देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक। सबसे पहले तो क्या यहाँ पे आपको 5 10 दिख रहा है, यहाँ पे 10 और 20 दिख रहा है। केवल इतने पार्ट को अगर हम देखें, कौन से वाले पार्ट को, 5 10 10 और 20, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया जो कि संतुलन की अवस्था में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहां से कोई भी करंट या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। चलो बढ़िया। एक और बात, ये तो हो गई इसके लिए, लेकिन एक और बात समझ लेते हैं बच्चों, वो ये है कि अगर मैं इनकी बात करूं, देखो 10 20 15 30, तो ये भी तो 1:2 है। तो क्या हम इसको भी हटा सकते हैं?
तो बच्चों इसको भी हटा देंगे, और जब हम इसको हटाएंगे, देखो ध्यान से, यहां से यहां के लिए हमने बात करी ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितना आसान हो गया ये सवाल। यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कितना आसान हो गया ये सवाल। कितना आसान है ये सवाल। इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं बच्चों, देखिए ध्यान से, ये है बिंदु ए। हमेशा जब भी तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना हो, आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो करना क्या, हमें इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, आसान तरीके से लिखना है, ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए। ये हो गया बच्चों 5, और इसके साथ जुड़ा हुआ 10, और इसके साथ जुड़ा हुआ 15। 5, 10 और 15। मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम्स में मात्रकों का ध्यान रखना, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे कितना है बच्चों, यहां पे है 10, यहां पे है 20, और यहां पे है 30। ये हो गया बच्चों 10, ये हो गया 20, और यहां पे कितना हो गया 30। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया बी बिंदु, ये कौन सा बिंदु हो गया बच्चों, ए बिंदु। अब तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा मेरे हिसाब से। कुछ बचा है क्या इसमें, 15 और 10 25 और 5 30। तो इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया कितना, ऊपर 30, और नीचे कितना हो गया 10 और 20, 30 और 30 60 हो गया, क्या 60 हो गया बेटा नीचे। तो कितना हो गया, ये बिंदु ए है, और ये वाला बिंदु क्या हो गया बी। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, 30 और 60 किस में है, समांतर क्रम संयोजन में। तो मैं बच्चों किस तरह से सोल्व करता हूं मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आपको फॉर्मूला पता है। मेरी कैलकुलेशन ये रहती है, फटाफट नहीं, थोड़ा आराम से सुनिएगा, ध्यान से समझो। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, 30 कब आया होगा, 30 तब आया होगा जब 60-60 के दो प्रतिरोध हमने समांतर में जोड़े होंगे। कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाना, मन में कैसे सोल्व करना, वो बता रहा हूं आपको। 60-60 के दो प्रतिरोधों को जोड़ के 30 आया होगा, तो तीसरा प्रतिरोध भी तो 60 का है। तो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये थोड़ी अलग बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे जो समझ जाए अच्छी बात है, नहीं तो अपने को बेसिक तरीका तो बताइए। तो 60-60 के दो प्रतिरोध अगर समांतर में, तो 30 आ गया। तो दो प्रतिरोध तो 60-60 के हो गए बेटा, और एक प्रतिरोध और जुड़ गया समांतर में, 60-60 के कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो 60-60 के 3 प्रतिरोधों में आंसर क्या हो जाएगा, R/N, मतलब 60/3। मतलब उत्तर बताओ फटाफट से, 20 आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, देखो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, निम्न परिपथ में ए और आई के मध्य तुल्यांकी प्रतिरोध। सवाल दिखने में इस तरह के डरावने होते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात जान लें हम लोग तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। तुल्यांकी प्रतिरोध निकालने का एक और तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है समविभव विद द हेल्प ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले आपको। समविभव रेखा, समविभव रेखा, समविभव रेखा मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है बेटा, इसी को हम लोग सिमेट्री मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या फिर सममितता, सममितता, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्री। क्या बोलेंगे, और सिमेट्री। देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा बात क्या है। बात यह है बच्चों, समझने वाली बात यह है कि समविभव रेखा पर उपस्थित सभी प्रतिरोधों को हटाया जा सकता है या फिर जोड़ा जा सकता है। मान लेते हैं समविभव रेखा पर उपस्थित कोई दो बिंदु है, जुड़े हुए हैं, तो उनको हटा सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, या फिर अगर अलग है तो हम जोड़ भी सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार बताइए बच्चों, इक्विपोटेंशियल लाइन ढूंढने का तरीका क्या होता है। हमें सममितता देखनी होती है। असल में सममितता कैसे देखेंगे कि इधर देखिए सममितता, सममितता यह है कि आप देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न, अगर मैं यहां पे एक मिरर रख दूं तो क्या ये पैटर्न सेम मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जितन जो पैटर्न इधर है वही पैटर्न इधर है। या फिर ऐसा समझ ऐसा भी समझ सकते हैं आप, इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस रेखा के अकॉर्डिंग भी तो पैटर्न है, लेकिन
क्या इधर से इधर करंट का फ्लो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। ए और आई के मध्य तो निकालना है, मतलब बैटरी अगर लगाने का हमारे पास ऑप्शन मिले तो कहां लगानी है? ए और आई के मध्य। तो इधर नहीं देखना आपने, वो किधर देखना है? इधर देखनी है सममिति। तो देखिए ध्यान से, कुछ पैटर्न सेम लग रहा है ना, दो 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 दो, देखो पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ये रेखा कौन सी हो गई? समविभव रेखा। कौन सी बच्चों? समविभव रेखा। और इस पर उपस्थित किसी भी संधारित्र को अथवा रजिस्टर को हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिरोध को हम लोग हटा देंगे, तो ये वाला हट गया बेटा, इसको हटा दो। ये वाला भी हट गया, इसको हटा दो। देखो जीवन कितना आसान हो जाता है। देखिए ध्यान से, देखो बच्चों, जब हम इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा इधर मैं बना लेता हूं। देखिए 2 और 2 4, एक साथ लिख लो। ये हो गया बच्चों 4, इसके नीचे 2 और 2 4 वापस से। ये हो गया बच्चों 4। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हो सर ये तो जुड़े हुए हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हटा सकते हैं ना, मैंने अभी बोला आपको, किसी प्रतिरोध को भी हटा सकते हैं। दो बिंदु जो जुड़े हुए हैं उनको हटा भी सकते हैं, और जो जुड़े हुए नहीं उनको जोड़ भी सकते हैं। दोनों चीजें हैं, अच्छे से ध्यान रखनी है इस बात को। देखो तो ये 4, 2 और 2 कितने हो गए? 4। यहां पे लिखा बेटा मैंने, 2 और 2 वापस क्या हो गए? 4। ये कौन से बिंदु है बेटा? बी। कौन सा बिंदु है बेटा? बी वाला बिंदु। तो ये कौन सा बिंदु है? बी बनाओ पहले, तो कंफ्यूजन ना हो। बी बिंदु से जुड़े हुए हैं। और ये कौन सा बिंदु है? ये बिंदु हो गया बच्चों डी बिंदु। कौन सा बिंदु? डी बिंदु। ये बी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब ये वाला बिंदु कौन सा? जी। तो जी बना लो पहले, ये जी बिंदु हो गया। जी से वापस ये 4 और ये 4। कुछ इस तरह का पैटर्न मिल रहा है क्या? मेरे हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला समझ में आ गया तो नीचे वाला भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों बिंदु किससे कनेक्टेड है? ए से। देखो ध्यान से, क्या कुछ अच्छा अच्छा लगा आपको? फटाफट से देखो। अरे इसको देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा। देखो क्या सोल्व कर सकते हैं? 4 और 4 समांतर क्रम में 2 हो गए ना। अरे अंगुलियों से कर सकते हो आप लोग, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में पूरी कैलकुलेशन हो गई। 4 और 4 कितने हो गए? 2। और ये 4 और 4 भी 2 हो गए, और 2 और 2 वापस कितना हो जाएगा? एक आंसर। अरे बताओ फटाफट, लिखू क्या? चलो लिख देता हूं। 2, ये कितना है बेटा? 2। और ये क्या है? कौन कौन से बिंदु है बेटा? ये है ए और ये है बी। और 2 और 2 फाइनल आंसर क्या हो गया? 1 ओम हो गया क्या? फाइनल आंसर बताओ, 1 ओम हो गया क्या? अब कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरे बोलिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 ओम आ गया क्या आंसर? आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो। देखो हमें कोई चीज को छोड़नी नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी सी क्लास हमारी लंबी हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 वापस से उसी तरह का सवाल है, लेकिन यहाँ पे आर इक्विवेलेंट नहीं पूछा गया है। यहाँ पे बच्चों क्या पूछी गई है? अधिकतम ऊर्जा कब ली जा सकेगी? किससे? वी वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूछा क्या है इन्होंने। इन्होंने क्या पूछा? ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इंटू टाइम। पावर के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। क्या क्या होता है बेटा पावर का फॉर्मूला? सर I²R होता है एक, तो एक होता है V²/R, सॉरी एक क्या होता है बच्चों? V²/R। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सर यूज करें हम लोग? V×I वाला भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखते हैं क्या चीज फिक्स दी हुई है यहाँ पे, क्या चीज नियत है? V वोल्ट के विद्युत वाहक बल के सेल द्वारा, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों? ये वाला यूज करना पड़ेगा। क्यों? V²/R की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? V²/R इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसका मतलब अब आगे अपन क्या लिखें बेटा? अब आगे हम लोग आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखें? E∝to, देखो 1/R। इसका मतलब जिसका R सबसे, R को क्या होना पड़ेगा? R को क्या करना अपने को? न्यूनतम लेना है। R अगर न्यूनतम होगा तो क्या ऊर्जा अधिकतम होगी? किसके लिए? अधिकतम ऊर्जा के लिए।
सॉरी, अधिकतम ऊर्जा के लिए, अधिकतम ऊर्जा के लिए बच्चों क्या हो गया, आर को न्यूनतम लेना पड़ेगा। अब देखिए न्यूनतम आर, ऑप्शन नंबर ए में बताइए आर कितना है। ये आर और आर, आर बाई टू हो गया, प्लस आर बाई टू, ये आर हो गया बेटा। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये आर 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 और आर बाई फोर हो गया बेटा। चलो कोई नहीं, ये देखिए आर प्लस चारों श्रेणी क्रम में, ये तो ज्यादा हो गए वैसे, 4r, कोई बात नहीं। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में कितना हो गया, आर बाई थ्री प्लस आर कितना हो गया, 4r/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो न्यूनतम है उसका वो आंसर हो जाएगा। न्यूनतम कौन सा है, अरे दिख गया क्या, आंसर क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया आंसर, ये आंसर हो गया क्या हमारा, न्यूनतम यही तो है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आंसर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। निम्न चित्र में से प्रत्येक प्रतिरोध का मान 9 ओम है तो अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। ये सवाल बढ़िया सवाल है बेटा, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार फटाफट से। आप लोगों को मैं कुछ समय दे रहा हूं, पढ़िए, सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि ये सारे जो संयोजन है, ये सारे जो संयोजन हैं उनमें पहली बात तो आप ये देखिए सभी में 9 ओम है। कलर चेंज करते हैं एक बार। सभी में प्रतिरोध बेटा क्या है, 9 ओम। क्या है, 9 ओम। सभी क्या है, 9 ओम वाले प्रतिरोध से, 9 ओम वाले प्रतिरोध किस कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किसके, इस बैटरी के। और बैटरी का ईएमएफ विद्युत वाहक बल कितना है बेटा, 9 वोल्ट। तो क्या आप इन सभी में करंट का मान, मतलब विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इन सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो कितना है, 9 वोल्ट। कितना है बेटा, 9 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब धारा का मान ज्ञात करेंगे तो धारा कितनी आ जाएगी, आई बराबर वी अपॉन आर से, यहां पे कितनी आ गई बेटा, 1 एम्पियर। कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, यहां पे भी कितनी हो गई, 1 एम्पियर। इसी तरह यहां पे भी 1 एम्पियर। सभी ब्रांचेज में, सभी जगह कितना हो जाएगा ये, इसी तरह से 1 एम्पियर हो गया बच्चों। इधर भी कितना हो गया, 1 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे भी 1 एम्पियर, यहां पे भी 1 एम्पियर। देख लो ध्यान से, बहुत आराम से समझा देता हूं वापस से एक बार। हमको क्या पूछा गया है बेटा, अमीटर का पाठ्यांक। मतलब अमीटर का पाठ्यांक क्या देता है, विद्युत धारा देता है। किस ब्रांच में, जिस ब्रांच में अमीटर कनेक्टेड है, जिस शाखा में अमीटर कनेक्टेड है। कोई बात नहीं, तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो देख लिया पहले कितना है, 9 वोल्ट। तो करंट निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों, इधर बता देता हूं एक बार। आई बराबर क्या हो गया बच्चों, यहां पे ये सारी ब्रांच में आई है ना, तो आई बराबर क्या हो गया, 9 वोल्ट अपॉन नीचे क्या आ गया, 9 ओम। तो कितना आ गया बच्चों, 1 एम्पियर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई का मान सभी में कितना है, 1 एम्पियर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया बच्चों, अमीटर का पाठ्यांक। किसका पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होना चाहिए। आपका सोचने का तरीका इस तरह से होना चाहिए। कई कई बार बच्चे इसको थोड़ा सा आर इक्विवेलेंट वगैरह करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं और उलझ के रह जाते हैं। कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना है इस क्वेश्चन में। देखिए 1 1 1 1 और 1 5 बार है बेटा। तो एक बार बताइए, जो करंट आई है वही करंट जाएगी भी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, एक 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 और एक, टोटल जो करंट है इधर से आ रही है बेटा सारी, तो जाने का रास्ता तो इधर ही होगा। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितनी हो जाती है, 5 एम्पियर। तो अमीटर का पाठ्यांक बच्चों कितना हो जाएगा, यहां से अमीटर का पाठ्यांक हो जाता है बच्चों कितना, 5 एम्पियर। थोड़ा सा मैं यहां से और लिख देता हूं थोड़ा अच्छे से इसको समझाते हुए। ये क्या होगा बच्चों, अमीटर का पाठ्यांक। सवाल सिंपल है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितने एम्पियर हो गए बच्चों, 5 एम्पियर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो
कौन आंसर बताओ फटाफट से। आंसर हो गया बच्चों ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से करते हैं। आसान सवाल होंगे, आई होप सो, क्योंकि आपको चीजें अब काफी क्लियर हो गई है। देखिए 2 ओम प्रतिरोध से आपको धारा निकालनी है। अरे भाई निकाल लोगे क्या? कैसे निकालें सर? देखिए ध्यान से, क्या पूछा गया आपको? इस वाले प्रतिरोध से धारा पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये देखिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है? चेक कर लेते हैं। 10/25 और इधर कितना है? 2/5। हाँ बिल्कुल, इसका मान कितना हो गया बच्चों? 2/5 ही तो हुआ। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है बच्चों? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों संतुलित है, सेतु भी बोल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स को अपने को फील करना है, हिंदी इंग्लिश का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें क्या हम इस गैल्वेनोमीटर को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग लिखेंगे बेटा। ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन गया। ये हो गया 10 और ये कितना है बेटा? 2 और नीचे कितना है? ये हो गया 25 और इसके साथ ये कितना जुड़ा हुआ है? 5। वेरी गुड। देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया? यहां से करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1.4 एम्पियर। अगर मैं इसको आई मान लेता हूं बेटा, देखिए ध्यान से, ये कितनी हो जाएगी? I1। अगर ये होती है I2, तो हम इस कॉन्सेप्ट को पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अरे पहले समझा तो था बेटा। क्या समझा था हमने? कि जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो विद्युत धारा प्रतिरोधों के विपरीत अनुपात में वितरित हो जाती है। अनुपात का बहुत अच्छा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये 10 और 2 कितना हो गए? ये दोनों मिला के कितने हो गए बेटा? 12 हो गए, 12। ये दोनों मिला के कितने हो गए? 25 और 5 कितने हो गए? 30 हो गए। दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इसी से समझ लीजिए। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 बराबर विपरीत अनुपात, मतलब इस वाले को पहले लेना पड़ेगा। 30/12 + 30 आई R2/R1 + R2 गुणा किससे करना है? कुल धारा 1.4। कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको बेटा सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 30/42 गुणा 1.4। किससे कटिंग हो रही है? कटिंग, बिल्कुल कटिंग करेंगे अपन। ये हो गया 7, 6 से काटो, ये हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे 7 को वापस इससे 0.2 लिख सकते हैं क्या? और 0.2 इंटू 5 अगर बच्चों अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या ये हमारा आंसर आ गया? 1 एम्पियर। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर बताइए फटाफट से। फाइनल आंसर बच्चों कितना हो गया? आंसर क्या हो गया बच्चों? इसमें क्या हो गया? 1 एम्पियर, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान तरीका था। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज किसमें हो बच्चों? संतुलन में। तभी तो हम गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें वापस से आपको विद्युत धारा का मान पूछा गया है। आई का मान पूछा गया है बच्चों आपसे। और इसमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है। किरचॉफ का नियम होता है, सिंपल नियम होता है कि जितनी धारा आती है किसी भी बिंदु पर, उस बिंदु से उतनी ही धारा वापस भी जानी चाहिए। क्यों? कोई भी सर्किट में, कोई परिपथ में, कोई भी बिंदु ना तो स्रोत हो सकता है ऊर्जा का, ना ही सिंक हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जितनी करंट आती है, आने वाली धारा बराबर समेशन ऑफ करंट किसका? जाने वाली धारा। अरे भाई जो आएगी वो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो आएगी वो करंट क्या होगी? जाएगी। ठीक है, तो कितनी करंट आ रही है किसी बिंदु पे? इस बिंदु की मैं बात करूं बेटा, यहां पे कितनी करंट आ रही है? 4 एम्पियर करंट जा रही है ना आगे। ठीक है, तो ये कितनी हो गया? आने वाली करंट कितनी हो गई? यहाँ पे यहीं पे डिस्कस कर लें, कर लेते हैं बिल्कुल। देखिए बच्चों, आने वाली करंट कितनी है? 2 + 2 4 एम्पियर। और यहां से जाने वाली करंट कितनी है? पहले तो ये है 1 प्लस 1.3 प्लस ये आई भी जा रही है क्या बेटा? बिल्कुल। तो आंसर बताइए फटाफट। आई इज इक्वल टू 4 माइनस 2.3। सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया? फटाफट से बता दीजिए मेरे को, आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है बच्चों? ये आंसर करेक्ट हो गया ना? अरे भाई, इससे लल्लू सवाल कुछ हो सकता है क्या? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अगले सवाल के लिए तैयार हुई है फटाफट से। लास्ट 3 क्वेश्चंस चित्र में दिए गए परिपथ में। ओफो, देखिए 3 बार पूछा जा चुका है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वापस से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी समझा था हमने। आने वाली करंट कितनी है बेटा? I1, I2, I3। और पूछा क्या गया हमसे? भुजा CD में, मतलब किसमें धारा पूछी गई है बच्चों? हमसे पूछी गई है धारा किसमें? इस भुजा में धारा पूछी गई है। इसमें क्या बताना है हमें? I की वैल्यू बतानी है। ओह, ऑप्शन भी बड़े आसान है। I1 प्लस I2, ये तो नहीं होगी सर। I2 प्लस I3, बिल्कुल। देखिए I2 इधर जा रही है, I3 इधर जा रही है, तो इधर से कितनी जा रही होगी बेटा? I2 जा रही होगी क्या? डार्क ले लेते हैं थोड़ा सा पेन। कितनी जा रही है बच्चों यहां से करंट? I2 जा रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी है बेटा? I2 करंट। I2 यहां से इधर गई, यहां से कितनी करंट जा रही है? यहां से जा रही है बच्चों I3। तो यहां पे इस वाले पार्ट में करंट कितनी मिलेगी हमें? देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट पे करंट कितनी मिली? इस वाले पार्ट पे बच्चों करंट मिली हमें I2 प्लस I3। तो क्या हमारा आंसर आ चुका है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? बी ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट से नोट कर लीजिए। आंसर कितना आ गया बेटा? आंसर क्या हो गया बच्चों? बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए परिपथों में, ओफो, वापस वही क्वेश्चन आ गया। शक्ति व्यय अधिकतम, पहले ऊर्जा वाला था, सॉरी, कोई बात नहीं। ये कौन किसके बारे में बात करी बच्चों? शक्ति के बारे में बात की, तो कोई बात नहीं। शक्ति का सूत्र हमें पता है ना, शक्ति मतलब पावर। इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को फटाफट से। पावर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब में आपको क्या दे रखा है बेटा? बैटरी दे रखी है, मतलब क्या ईएमएफ सब में नियत है? बैटरी नियत है, ईएमएफ नियत है, तो वापस कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? वी स्क्वायर अपॉन आर। आई वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि आई नियत नहीं है ना, वी नियत है। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो गई? 1/r के प्रोपोर्शनल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे क्या बढ़ना है अपने को? जिसका शक्ति को अधिकतम करनी है, तो अधिकतम शक्ति के लिए, अधिकतम शक्ति के लिए, शक्ति के लिए क्या होना चाहिए? आर क्या होगा बच्चों? आर इक्विवेलेंट न्यूनतम हो जाएगा क्या? तो आर इक्विवेलेंट जिसमें न्यूनतम है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए इसको। पहले वाले क्वेश्चन में ये क्या है? आर, ये भी आर दे रखा है, तो आर और आर पैरेलल में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? r/2। ऑप्शन नंबर बी में बताओ, आर और आर ये बच्चों हो गया 2r। ऑप्शन नंबर सी में बताओ फटाफट से, आर और आर बच्चों पैरेलल में, तो r/2, और इसके साथ श्रेणी क्रम में क्या है? आर। तो r प्लस r/2 कितना हो गया? 3r/2। वेरी गुड। और देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोग खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। आर और आर वापस कितना हो गया? 2r। 2r और आर किसमें हो गया? 2r और आर किसमें है? समांतर क्रम में। एक तरीका मैंने शॉर्ट में बताया था, आपको फॉर्मूले से निकाल देता हूं अभी दोबारा। 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस आर कितना होता है बेटा? 3r। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर? 2r/3। अब चारों में से जो न्यूनतम है वही हमारा उत्तर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। यही तो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कौन सा न्यूनतम दिख रहा है आपको? r/2, ये तो अधिकतम हो गया। 2r/3, 3r/2, क्या आपको उत्तर मिल चुका है? अरे बोलो फटाफट से, क्या आपको बच्चों उत्तर मिल गया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? r/2, मतलब ए ऑप्शन हो गया क्या हमारा आंसर? तो आंसर बच्चों क्या हो गया? आंसर इसमें क्या लिखेंगे अपन? आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? आंसर हो गया बच्चों ए ऑप्शन। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा करेक्ट है आपका? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, इस लेक्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बात कर रहे हैं। 4 भुजाओं के प्रतिरोध आपको दे रखे हैं बच्चों। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, नीट में, जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात, आर इक्विवेलेंट पूछा जा सकता है, तुल्यांकी प्रतिरोध, उस तरह के सवाल हमने कर लिए। दूसरा तरह का क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा डायग्राम आपके सामने बनाता हूं इसका, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे।
4 भुजाओं के प्रतिरोध दे रखे बच्चों, 10 10 10 और 30। 30 के समांतर जोड़ना है अपने को ताकि सेतु संतुलन की स्थिति में आ जाए। तो पहले तो सेतु बनाओ बेटा, सेतु मतलब ब्रिज, ये हमने ब्रिज बना दिया। डायग्राम की डिजाइन पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ये है आपका 10, ये भी आपका 10 है, ये भी 10 है, और इसके समांतर में इन्होंने क्या बोला है, कुछ एक और प्रतिरोध हम जोड़ते हैं। ये तो 30 दे रखा है पहले से, इसके समांतर में अपन ने R जोड़ दिया। और ये किसमें, संतुलन की अवस्था में। मतलब क्या है सर, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो जुड़ा हुआ है, इससे जो करंट है आई जी की वैल्यू कितनी है, ये 0 है, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, संतुलन में क्या हो गया, ये दोनों जो रजिस्टर आपको दे रखे हैं, इनका अनुपात मतलब 10/10 किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों रजिस्टर के अनुपात के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों प्रतिरोध और ये दोनों प्रतिरोधों का मान अनुपात बच्चों सेम रहेगा। तो इसका प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं क्या, इसका प्रतिरोध कैसे निकालोगे बच्चों, फटाफट से बताओ मेरे को। इन दोनों का कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 30 R1 R2 अपॉन 30 प्लस R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या लिखूंगा मैं, 30R अपॉन 30 प्लस R, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कितना आ गया, नीचे तो हमने उतना ही लिखा ना, यहाँ पे कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब कैंसिल आउट हो गया ना, बचा क्या, इसका इक्विवेलेंट अपने को क्या करना है बच्चों, 10 करना है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी आगे की, ध्यान से समझिए। 30 प्लस R इंटू 10 बराबर कितना हो गया बच्चों, 30R। और इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहां से 300 आ गया बेटा, प्लस 10R, ये किसके बराबर हो गया, 30R के बराबर हो गया। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे बेटा, तो 30 में से 10 गया तो 20R बराबर 300। तो क्या R का मान आपके पास मिल चुका है बेटा, 15 ओम। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अब नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आंसर कौन सा सही है, कौन सा सही है बच्चों, 15 ओम सही है क्या, मतलब आंसर कौन सा हो गया हमारा, डी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन स्लाइड का, थोड़ी सी लंबी हो गई है मैं मानता हूं क्लास, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटा नहीं है। आप लोगों ने अगर सारी चीजें अच्छे से समझी है तो इस लास्ट क्वेश्चन को भी उतनी इंटेंसिटी के साथ, एनर्जी बनाए रखते हुए, मुस्कान बनाए हुए आपको देखना है, ठीक है। स्माइल बनाए रखे बच्चों, कमेंट सेक्शन का माहौल खुशनुमा होना चाहिए हमेशा। देखिए बढ़िया सवाल है ये, लास्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल, सभी बच्चे देखे एक बार ध्यान से। व्हीट स्टोन ब्रिज दे रखा है, संतुलन में है, R1 R2 पूछा है, ये एक परिपथ है, इसके अंदर एक और परिपथ है, देखो बड़ा मजेदार है ये। आपको लगेगा कि आंसर कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन बढ़िया मजेदार सवाल है। देखिए 10 और 30, R1 और 9, संतुलन में होने के लिए R1 की वैल्यू को क्या होना चाहिए संतुलन के लिए, देखो बच्चों 10 और 30, R1 अपॉन R2 बराबर क्या होगा, R1/9। तो यहां से आप R1 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लगने में ऐसा लग रहा है कि सवाल टफ है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो तुरंत चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बच्चों ये कितना हो गया, ये 3 हो गया क्या, तो कितना हो गया, R1 की वैल्यू 9/3 इज इक्वल टू 3 ओम। कोई परेशानी मेरे हिसाब से आपको नहीं हुई क्या ज्ञात करने में, R1 ज्ञात करने में। तो R1 की वैल्यू तो 3 आ गई, देखिए 3 दो ऑप्शन है, ए और डी। R2 भी निकालो सर, बिल्कुल निकालते हैं R2, लेकिन ओहो अंदर वाले सर्किट में है। मजेदार बात आपको एक मैं बता दूं, अगर ये संतुलन की बच्चों स्थिति में है तो क्या इसको पूरे को हटाया जा सकता है, अंदर वाले को। जब आप अंदर वाले को हटाओगे तो क्या ही फर्क पड़ता है R2 का मान कितना हो, R2 का मान कुछ भी हो, ये तो पूरा हट ही जाएगा। मतलब R2 का कोई भी निश्चित मान लिया जा सकता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, डी ऑप्शन राइट हो गया क्या, आंसर क्या हो गया बच्चों, डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्लास को मेरे हिसाब से सुना होगा, समझा होगा, एंजॉय किया होगा। फिजिक्स को फील करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज में। आप लोगों के 3 चैप्टर्स बच्चों हो चुके हैं, अगले चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, कोई परेशानी नहीं। फिजिक्स को फील करना है, फील इट टू किल इट, हैशटैग आपको पता है ना क्या है, जिद कर, जिद जोश और जुनून के साथ बच्चों जीत सुनिश्चित हो जाती है। हमें अपनी मेहनत पे ध्यान रखना है, फोकस करना है,
चीजों को समझने में, चीजों को ग्रैस्प करना है, काम की बातों पे फोकस करो। क्या है काम की बातें फिजिक्स में, किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, हमें नोटबुक और पेन निकाल के इन सारे क्वेश्चंस को खुद दोबारा बच्चों सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें कितनी चीजें समझ में आई है। अगर चीजें समझ में नहीं आती तो वापस रिपीट करके देखो, कोई परेशानी नहीं है, वीडियो आपके पास अवेलेबल है। इसकी फ्री पीडीएफ आप लोगों को चैनल जो एप्लीकेशन है अपना आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो डाउनलोड कीजिए, वहां पे फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उसमें दिए हुए हैं, यही पीडीएफ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अच्छे से ख्याल रखिए, तबीयत का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना है, रिवीजन करना है क्लास नोट्स का, ये क्लास नोट्स ही अपने होमवर्क क्या करना है, इसी से रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, कंटेंट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।